हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज वो दिन है जिसका मुझे पर्सनली काफी बेसब्री से इंतजार था। आज हमारे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का आखिरी ऑफिशियल व्हाइट बोर्ड लेक्चर है। यानी कि आज के इस व्हाइट बोर्ड लेक्चर के साथ हम अपने माइक्रोबायोलॉजी को खत्म करेंगे। हालांकि 2-3 मैं और वीडियो डालूंगा जो कि टैबुलर एक्सप्लेनेशन होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एज वेल एज रिसर्च एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। इस टॉपिक और इससे पहले के यूनिट के मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर पेपर, ऑनलाइन एमसीक्यूज, ऑफलाइन एमसीक्यूज, स्क्रीनशॉट सब कुछ अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि सेल कल्चर, खास करके एनिमल सेल कल्चर का हमारे फार्मास्यूटिकल या रिसर्च में या मेडिकल में क्या योगदान है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये योगदान है। आप ये बोल सकते हो कि काफी सारा योगदान है, जिसकी गिनती मात्र हम यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि इस टिश्यू कल्चर ने, एनिमल सेल कल्चर ने हमारे कई बार एनिमल के ऊपर डिपेंड रहने की जो टेंडेंसी थी, इसको काफी खत्म कर दिया है। हमारे रिसर्च में, हमारे फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन की फील्ड में इसने कई सारे ऐसे इनोवेशन और कई सारे ऐसे टूल्स हमें दिए हैं, जिसकी वजह से लाइफ आसान हो गई है, बीमारियों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। तो इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में मैं उन सारे पॉइंट को बहुत डिटेल से इंक्लूड करूंगा, स्किप नहीं करने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि लास्ट वीडियो भी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले व्हाइट बोर्ड सेक्शन के अंतर्गत। तो पहला हमारा फार्मास्यूटिकल या रिसर्च एप्लीकेशन है एनिमल सेल कल्चर का, वह है मॉडल सिस्टम। मॉडल सिस्टम क्या होता है? जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर चीजों को सॉल्व करना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर टास्क को करना चाहते हो, तो आप उसके लिए एक मॉडल देखते हो कि भाई ये मॉडल है, ऐसे काम करना चाहिए, इस तरीके से उसका एक्शन होता होगा, इस तरीके से हम उसको काम कर सकते हैं, तो वो हमारा मॉडल कहलाता है। यानी कि एक प्रकार से कह लीजिए हूबहू उसी को रिप्रेजेंट करने वाला सिस्टम मॉडल सिस्टम कहलाता है। हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर भी उसी प्रिंसिपल पे तो बेस होते हैं। सो जब कभी भी आप सेल की स्पेसिफिक बायोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करना चाहते हैं इंट्रासेलुलर लेवल पर, तब जाकर के हम इस एनिमल सेल कल्चर का यूज करते हैं। तो पॉइंट कहता है टू स्टडी द बेसिक सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, टू स्टडी द इंटरैक्शन बिटवीन सेल एंड डिजीज कॉजिंग एजेंट। हम सेल और डिजीज कॉजिंग एजेंट के बीच में आपस में इंटरैक्शन दिखना चाहते हैं, आपस का संबंध दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए एनिमल सेल कल्चर का यूज करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक ह्यूमन बॉडी में किसी ऐसे पैथोजेनिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं या अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया, वो फंगस, वो वायरस असल में ऐसे किन किन स्टेप से होकर के गुजरता है और ऐसा क्या क्या करता है कि जिससे वो हमें डिजीज कंडीशन में लेकर के आता है। सो हम इसके लिए किसी न किसी एनिमल पे प्री क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर डिपेंड तो हो ही रहे हैं, तो उस एनिमल के ऊपर डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम करने के लिए एनिमल सेल कल्चर का यूज कर सकते हैं, ताकि मॉडल वाइज मान के चलें कि भैया ये पैथोजन आएगा तो हमारे बॉडी में ये केमिकल चेंजेस करेगा सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली या इंटरनल बायोकेमिस्ट्री के लेवल के अकॉर्डिंगली। तो हमें स्टडी में, हमारे आगे जाकर के फर्दर रिसर्च करने में ये टेक्निक हमारे काफी मदद करेगा। यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन सेल एंड डिजीज कॉजिंग एजेंट के बारे में हमने देख लिया, साथ साथ टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड प्रोसेस ऑफ एजिंग। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम जब बात करते हैं इस एनिमल सेल कल्चर का, तो थोड़ा सा फार्माकोलॉजी भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो इसका मतलब होता है जब कभी भी हम कोई भी ड्रग लेते हैं, मींस कोई भी मेडिसिन लेते हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी को या तो प्रिवेंट करने के लिए इन केस ऑफ वैक्सीन, या तो ट्रीट करने के लिए, यानी कि कोई भी मेडिसिन, चाहे वो बीपी का हो, शुगर का हो, डायबिटीज के साथ साथ किसी और का कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, तो वहां पे ड्रग आ जाता है, मेडिसिन आ जाता है। तो जब कभी भी हम मेडिसिन लेते हैं तो ये मेडिसिन हमारे बॉडी में पहुंचता है, बॉडी में पहुंचने के बाद इसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, अब्जॉर्प्शन होता है, फिर इसकी फार्माकोलॉजी स्टार्ट होती है। यानी कि ये दवाई क्या करता है, कैसे करता है, अपने किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस नजर आते हैं, इन सब की स्टडी तो आखिर सेल लेवल पे हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली में उसको जो वर्क करना है वो तो सेल ही है। सो हम इसके लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल, दैट मींस डिपेंडेंसी ऑन एनिमल, एज वेल एज क्लिनिकल ट्रायल, दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन वॉलंटियर, इसको काफी हद तक कम कर सकते हैं, या इससे हो सकने वाले साइड इफेक्ट को पहले से इस सेल कल्चर के ऊपर स्टडी करके, इवेल्युएट करके अपने अनवांटेड इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला मॉडल सिस्टम। दूसरा है वो है कैंसर रिसर्च। आज के डेट में कैंसर एक ऐसा भयावह बीमारी बन चुकी है जो ना एज ग्रुप देख रहा है, ना जेंडर देख रहा है, ये लगभग मैक्सिमम लोगों को अपना शिकार बनाते हुए चल रहा है। सो ये कैंसर है क्या, और कैंसर रिसर्च के जैसे इंस्टीट्यूट जो खुल रहे हैं वो क्या है, और सेल लाइन इसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैंसर एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे हमारी बॉडी का सेल
एक्सेसिव तरीके से, अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करने लगता है और वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है, जो कि लिमिट से ज्यादा है हमारे बॉडी के एपोप्टोसिस या फिर हमारे बॉडी के जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसके रेस्पेक्ट में। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। हमको यहां पे कई चीजों का इन्वॉल्वमेंट करना होगा कि भैया कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं, कौन सा केमिकल है, कौन सा ड्रग है, कौन से कॉस्मेटिक्स है या कौन सा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, हैवी मेटल्स है, जिनके हमारी बॉडी में आ जाने की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं। और ये जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ऐसा क्या चेंजेस करते हैं सेल लेवल पे कि वो कैंसर को कॉज कर सकते हैं। और चलिए मान लेते हैं कि कैंसर कॉज हो गया तो उसको ठीक करने वाली कोई ना कोई दवाइयां तो होंगी। ये दवाइयां असल में उस सेल पे क्या करती हैं जिससे उसके प्रोग्रेस को हम रोक सकते हैं। या मैं ये भी कहूं कि कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसर सेल है। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट को और ऐसे समझ पाएंगे, क्योंकि अगर हम कैंसर ड्रग की बात करते हैं, कीमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि आपके सेल का डिफरेंशिएशन करना कि ये मेरा नॉर्मल सेल है, ये मेरा कैंसर सेल है। आपने साइटोटॉक्सिक ड्रग दिया तो उसका फोकस होना चाहिए कैंसर सेल को खत्म करे। ऐसा ना हो कि आपने ड्रग तो दे दिया लेकिन वो नॉर्मल सेल को भी डैमेज करने चलेगा, तो ये हमारे लिए उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, टारगेट बेस्ड होना चाहिए और इसके लिए हमको कैंसर के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। यहां पे हम कैंसर रिसर्च में एनिमल सेल कल्चर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल एंड कैन बी स्टडीड बाय सेल कल्चर। जब हम तक ये नहीं पहुंच पाएगी जानकारी कि भैया ये नॉर्मल सेल है, ये हमारा कैंसरस सेल है, नॉर्मल सेल की ये फिजियोलॉजी है, ये साइकिल है, सेल साइकिल है, और कैंसर सेल का ये फिजियोलॉजी है, ये सेल साइकिल है, इसके इस पर्टिकुलर सेल साइकिल में एबनॉर्मलिटी हुई और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो हम उसके फिजियोलॉजी को जब समझ नहीं पाएंगे तो उसको रोकने वाले या उसके अनवांटेड स्टेप को इनहिबिट करने वाले ड्रग को कैसे डेवलप कर पाएंगे। और उन्हीं की स्टडी करने के लिए हम कैंसर सेल में एनिमल सेल का यूज करते हैं। आगे देखिए, नॉर्मल सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल बाय यूजिंग रेडिएशन एंड केमिकल्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। अब आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा कि आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा धूप में रहने से यूवी से कैंसर हो जाता है, काफी ज्यादा स्मोकिंग करने से कैंसर हो जाता है, ये तो आपने सुना है। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश करिए कि स्मोकिंग में ऐसा क्या होता है, सनलाइट के यूवी में ऐसा क्या होता है, या बाकी हैवी मेटल्स में ऐसा क्या होता है जो हमें बॉडी में कैंसर सेल को स्टार्ट कर देता है। तो वही तो मैकेनिज्म है, कैसे करता है यही तो हमको समझना है, वही तो हमारा मैकेनिज्म है। तो उसको समझने के लिए हमको जो जो केमिकल्स के बारे में आपने सुना है इसको सेल पे इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा कि मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और इसके इंट्रोड्यूस करने के बाद सेल की बायोकेमिस्ट्री, सेल की बायोलॉजी में ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है जिससे वो नॉर्मल सेल कैंसर सेल बदल जा रहा है। सो उस स्टडी को करने के लिए हमको सेल तो चाहिए, और वो सेल हमने करके आ रहे हैं आपके इसी एनिमल सेल कल्चर के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने नॉर्मल सेल को कन्वर्ट किया कैंसर सेल में और उसके मैकेनिज्म को समझा कि वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है कैंसर सेल में। इसके बाद हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग कैन आल्सो बी स्टडीड ऑन द कैंसर स्पेसिफिक सेल। अब आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। फार्माकोलॉजी का तो यही मतलब है, अगर आप किसी ड्रग का इवैल्यूएशन करना चाहते हो कि ये दर्द को ठीक कर सकता है, तो भैया दर्द को ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता ये चेक करने के लिए दर्द तो हो। आपने मेरे को एक दवाई दे दी कि इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी बॉडी का पेन ठीक हो जाएगा, ये चेक करना है मुझे। तो अगर मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, ना सर में दर्द है, ना पैर में दर्द है, ना बॉडी में दर्द है, तो वो दवाई को खा के भी मैं क्या बोलूंगा कि दर्द को ठीक किया कि नहीं, क्योंकि मेरे पास तो दर्द है ही नहीं। लेकिन अगर मुझे दर्द है और मैं दवाई खा रहा हूं और उस दवाई ने काम किया, दर्द को ठीक किया, तब तो मैं बोल पाऊंगा कि हाँ ये दवाई काम कर रहा है। सो पहले तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट करना पड़ेगा जिसका सॉल्यूशन आप देना चाहते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द प्रॉब्लम, वो हमने किया, हमने कैंसर कॉज किया। देन आफ्टर वी हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन कि भैया ये ड्रग है, सस्पेक्टेड है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने इवैल्यूएट किया विद द हेल्प ऑफ एनिमल, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, फिर आपने सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट देख करके बताया कि हाँ इट इज वर्किंग। सो हमने कॉज किया कैंसर, अब हम ड्रग का इफेक्ट चेक करेंगे। अब हम ड्रग को दे देंगे और ड्रग को देने के बाद ये देखेंगे कि ये ड्रग आपके उस पर्टिकुलर कैंसर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्पेसिफिक सेल जो कि कैंसरस सेल बन चुके हैं उसको वो ठीक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसी की तो स्टडी करनी है। सो सिंपल इज दैट, वेरी कॉन्सेप्चुअल बात है जिसको आप समझ भी सकते हो और एग्जाम में समझा भी सकते हो। आगे बात करते हैं तो वह हमारा वायरोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरोलॉजी? इट्स लॉजी, दैट मींस स्टडी। किसकी स्टडी? वायरस या वायरस के रेप्लिकेशन, वायरस के फिजियोलॉजी, वायरस के एक्शन, यानी कि वायरस जुड़ी हुई पूरी लाइफ साइकिल, जन्म कुंडली के बारे में स्टडी करना, ये वायरोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी मींस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की स्टडी, वायरोलॉजी स्पेसिफिक हो गया आपके वायरस के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज अ वायरोलॉजी। अब वायरोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे?
हम यही पढ़ेंगे ना कि वायरस कैसे सेल में एंटर करता है। वायरस बैक्टीरिया की तरह नहीं है कि वह एंटर किया और रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। इसके 5-6 अलग अलग स्टेप होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, उसके बाद लिबरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन उसी के अंदर आ जाएगा। फिर अनकोटिंग के बाद उसके बाद फिर आपको बडिंग आ जाएगी, एग्जाम असेंबलिंग आ जाएगी, फिर रिलीज आ जाएगा। ऐसे अलग अलग स्टेप्स होते हैं जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमको प्रॉब्लम में डाल देता है। तो हमको यह समझना पड़ेगा कि वायरस एंटर कैसे करता है, किस मैकेनिज्म से एंटर करता है, और हम किस मैकेनिज्म को इनहिबिट करके एंटीवायरल ड्रग का डिस्कवरी कर सकते हैं ताकि हमको वो वायरल के इन्फेक्शन में राहत दे सके। तो ये सारी चीजें हमको स्टडी करनी होती हैं और उसके लिए यानी कि वायरोलॉजी के लिए भी हम डिपेंड करते हैं सेल कल्चर पे। सो यहां पे पॉइंट्स क्या कहता है, दिस कैन बी यूज्ड टू रेप्लिकेट द वायरस इन प्लेस ऑफ एनिमल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। हम ये जानते हैं कि वायरस एक ऐसा पैरासाइट है जो कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकता है। बैक्टीरिया की तरह आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हम उसको बना करके नहीं ग्रो करा सकते। उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट चाहिए ही चाहिए। या तो वो किसी एनिमल के में ग्रो करेगा, किसी ह्यूमन के में ग्रो करेगा, या चिक एम्ब्रियो सेल में ग्रो करेगा, मतलब चाहिए। तो उसको हम हटा करके उस एनिमल या उस लाइव सेल कल्चर, उस लाइव होस्ट की डिपेंडेंसी को हटा करके हम सेल कल्चर लेके आते हैं। ये काफी अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है आज के डेट में रिसर्च के लिए। तो हम उसको वहां पे स्टडी करते हैं कि इस वायरस का क्या प्रोसेस है इस पर्टिकुलर सेल लाइन में, ताकि हम उसको यूज करके आगे जाकर के प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म से बनाया जाता है जिसके अगेंस्ट में आप काम करना चाहते हो। कुछ हिस्सा उसका डेड या अलाइव या वीकेंड फॉर्म में लेते हैं और आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि ये एंटीजन है, ऐसा इसका फिजियोलॉजी है। जब कभी रियल में आएगा स्ट्रांग वाला तो उसके अगेंस्ट में ऐसा मैकेनिज्म को फॉलो करना है और आप उससे प्रिवेंट हो जाते हो। तो वो स्टडी करने के लिए हमको वायरोलॉजी करने के लिए सेल लाइन की जरूरत पड़ेगी। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल कल्चर। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड आइसोलेट वायरस। इसका जो स्टडी है पर्पस वो वायरस को आइसोलेट करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर सेल से वायरस को आपने अलग कर दिया, वायरस को आइसोलेट करने के बाद उसकी डिटेक्शन करने के बाद एंड टू स्टडी द ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ का स्टडी करना है कि वो कैसे ग्रोथ होता है, कितना टाइम ले रहा है उसके ग्रोथ करने में, मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम ले रहा है, इन सब की स्टडी हम उसमें करते हैं। और ये सब चीजें आपकी वायरोलॉजी के अंतर्गत आ जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अभी और भी आपको देखना बाकी है। सो यहां पे हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइकिल ऑफ वायरस की ग्रोथ कैसा है और उसका जो साइकिल है, मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेप मैंने आपको बताया था वो कैसा है, उसकी भी स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू स्टडी मोड ऑफ इंफेक्शन एंड देयर रोल। ये कैसे हमको इन्फेक्ट करता है, हमारे सेल में पहुंच करके होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को, होस्ट के न्यूट्रिशनल सिस्टम को कैप्चर कर लेता है, हाईजेक कर लेता है और खुद उसका न्यूट्रिशन ले लेता है। क्योंकि वायरस के पास तो खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, इसलिए वो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, होस्ट न्यूट्रिशन को ले लेता है। वायरस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास डीएनए और आरएनए कभी भी एक साथ नहीं पाए जाते, या तो उसमें डीएनए होगा या तो उसमें आरएनए होगा। तो वो किस तरह का वायरस है, डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, या उसमें एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है दूसरों से अलग, तो वो हमको समझना पड़ता है और वो सब वायरोलॉजी के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं तो वह आपका टॉक्सिकोलॉजी स्टडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। जब कभी भी कोई हम चीजें बात करते हैं, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, या फिर रेडिएशन हो, या हैवी मेटल हो, या खाने पीने की चीजें हो, या प्रिजर्वेटिव हो, कोई सा भी ऐसा चीज यूज करते हो जिसके चांसेस हैं अगर आपके बॉडी में जाकर के टॉक्सिसिटी डेवलप करने की, तो उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। और उसकी स्टडी करने के लिए तो एनिमल चाहिए। तो हम इस एनिमल सेल कल्चर से यूज करके एनिमल के ऊपर डिपेंडेंसी का काफी हद तक कम कर रहे हैं। यहां पे देखिए, यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग। जब कभी भी कोई मार्केट में नया ड्रग बनता है, भैया आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा आज के सिचुएशन में कोविड-19 का वैक्सीन नहीं था और कोविड-19 का मेडिसिन भी नहीं था इनिशियल स्टेज पे। सब जब नई नई ड्रग बन रही थी, उनके क्लिनिकल ट्रायल के बारे में आपने सुना हुआ। तो क्लिनिकल ट्रायल मतलब नए ड्रग का ये चेक करना कि वो ड्रग काम कर रहा है कि नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, डेंजरस तो नहीं है, कितना परसेंट इफेक्टिव है, इन सब के ऊपर कंप्लीट स्टडी करना ये क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट है, जिसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो उस नए ड्रग की स्टडी करने के लिए हम इस सेल कल्चर का यूज कर सकते हैं। केमिकल का, कॉस्मेटिक्स का और आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंडीशंस है एनवायरमेंटल कंडीशन का, इसकी स्टडी कर सकते हैं, इसके इफेक्ट की स्टडी कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में सर्वाइवल या ग्रोथ का क्या इफेक्ट है वो भी हम देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेल टाइप, उस पर्टिकुलर केमिकल का क्या ग्रोथ साइकिल पे, ग्रोथ टाइप ऑफ डिफरेंट सेल साइकिल पे असर है, या इसको ऐसा बोल सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के ग्रोथ पे क्या असर पड़ सकता है।
टॉक्सिसिटी तो डेवलप नहीं हो रही है, कोई म्यूटाजेनेसिस, कोई कार्सिनोजेनेसिस तो नहीं हो रही है, इन सब के ऊपर हम स्टडी करते हैं। अगला पॉइंट कहता है टॉक्सिसिटी ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑन लीवर एंड किडनी कैन आल्सो बी स्टडीड। मैक्सिमम ड्रग जब कभी भी आपकी बॉडी में जाते हैं वाया ओरल रूट तो इनका मेटाबॉलिज्म तो होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, और अगर बाकी रूट से जो पेरेंटल से तो बाईपास हो जाता है। आप बढ़ोगे आगे फार्माकोलॉजी में, तो जब कभी भी ड्रग अपना मेटाबॉलिज्म करता है तो मेटाबोलाइट बनते हैं, उस मेटाबोलाइट का लीवर या किडनी पे कुछ ज्यादा ही असर पड़ता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज। तो उस पे क्या असर पड़ रहा है, कैसा असर पड़ रहा है, इसकी भी स्टडी अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एनिमल सेल कल्चर को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई कुछ बेसिक 4 मेन पॉइंट, आगे और बाकी है, तो चलिए चलते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे। हमारा अगला पॉइंट है वैक्सीन प्रोडक्शन। ये जो वैक्सीन है उसका मतलब आप समझते होंगे आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में, क्योंकि इसने तो सबको अपना मतलब समझा दिया है। वैक्सीन जनरली एक ऐसा ड्रग है, क्योंकि ड्रग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये प्रिवेंशन के लिए भी यूज हो सकता है। सो वैक्सीन एक ऐसा एजेंट है जिसका यूज हम फ्यूचर में हो सकने वाले किसी न किसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए इनिशियल लेवल पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोलियो का ही वैक्सीन ले लीजिए, आपने, मैंने और हम सब ने पोलियो की ड्रॉप बचपन में ली हुई थी, लेकिन जब हमने पोलियो की ड्रॉप ली थी तब हमको कोई पोलियो था नहीं। हमने लिया क्यों? ताकि फ्यूचर में कभी भी इसका इनकाउंटर करना ना पड़े हमको, ये हमारा उद्देश्य था पोलियो का वैक्सीन लेने के पीछे। आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी कोविड-19 के अलग अलग वैक्सीन आ रहे हैं और हम में से सभी लोगों ने लगभग वैक्सीन लगवा ली है। हालांकि ये गारंटी इस पे नहीं है अभी तक कि कभी फ्यूचर में होगा नहीं, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत कम होंगे, और इन केस हो भी गया तो उसकी जो वर्नेबिलिटी है, उसका जो डेंजर का लेवल है वो काफी कम होगा। सो वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए हमको कुछ हद तक किसी स्पेसिफिक वैक्सीन के लिए वायरस की जरूरत पड़ेगी, और वायरस को ग्रो करने के लिए हमको एनिमल सेल की जरूरत पड़ती है, या तो वो लिविंग हो, इन विवो हो, या तो फिर इस तरीके से इन विट्रो सेल कल्चर हो। सो एनिमल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम एनिमल सेल कल्चर का यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ रियल ओरिजिनल इन विवो एनिमल की तरह से। तो यहां पे देखिए ये क्या पॉइंट समझाना चाहता है वैक्सीन के प्रोडक्शन में। कल्चर्ड एनिमल आर यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ वायरस। जो हमारे पास एनिमल सेल हैं जो कि कल्चर किए गए होंगे, इनका यूज हम एनिमल के कल्चर का यूज हम वायरस को ग्रो कराने में, वायरस के प्रोडक्शन में करते हैं, और वो जो वायरस प्रोड्यूस हुआ होगा इसका हम फर्दर यूज करते हैं वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करो तो आप पोलियो का वैक्सीन बना सकते हैं, चिकन पॉक्स का वैक्सीन बना सकते हैं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बना सकते हैं, और भी इसी से रिलेटेड कोविड-19 जैसे चीजों के रिलेटेड मेडिसिन यानी कि वैक्सीन को हम बना सकते हैं। तो मेडिसिन के लिए, वैक्सीन के लिए चाहिए वायरस, और वायरस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियल एनिमल सेल कल्चर के थ्रू। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन। ऐसे कई सारे प्रोटीन हैं जो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने का काम करते हैं सॉरी उस काम को पूरा करने के लिए हमको किसी न किसी तरीके से स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब ये प्रोटीन हम किसी एनिमल सोर्स पे डिपेंड रह के करें तो इससे बहुत दिक्कत होगी। एग्जांपल के लिए इंसुलिन का ही ले लीजिए। इंसुलिन की डिपेंडेंसी को पूरा करने के लिए हमको न जाने कितने सारे एनिमल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनके पेनक्रियाज से हमको इंसुलिन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो एनिमल सेल कल्चर है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये क्या बनाता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन बनाता है। और इस प्रोटीन का यूज हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे चीजों को बनाने के लिए करते हैं, जो कि उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसके इम्यून सिस्टम में थोड़ी सी वीकनेस देखी गई है, या तो उसको जिसको डायबिटीज के लिए इंसुलिन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, या इसके जैसे अलग अलग और कई तरह के हार्मोन जो कि प्रोटीन बेस्ड होते हैं इनके प्रोडक्शन में, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। अगर कोई बच्चा जिसका ग्रोथ रिटार्ड हो गया हो, जिसका ग्रोथ रुक गया हो, सप्रेस हो गया हो, तो वो छोटे हाइट का ही रहेगा, वो लगभग नाटा बोना के आसपास रहेगा। तो उस समय इनिशियल लेवल पे हम इस तरीके के एनिमल सेल कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग को मिला करके बनाए गए ग्रोथ हार्मोन को यूज करके उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल व्हिच आर रिलेटेड अंडर द जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन के हिसाब से। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है रिप्लेसमेंट टिश्यू और ऑर्गन। ये भी आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर टिश्यू को रिप्लेस किया गया, आर्टिफिशियल कान लगा दिया गया, आर्टिफिशियल नाक लगा दिया गया, या कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी हद तक जल गया हो तो उसके पर्टिकुलर चेहरे के उस पर्टिकुलर पार्ट को कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू रिप्लेस किया जाता है उसके बॉडी के दूसरे पार्ट से टिश्यू को लेकर के। यहां भी हमारा टिश्यू कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। ये तो हो गई टिश्यू या सेल के रिप्लेसमेंट की। अब धीरे धीरे रिसर्च ये भी चल रहा है, वो भी सुना होगा आप लोगों ने, कि आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाया जा रहा है, कंप्लीट ऑर्गन बनाया जा रहा है, ताकि इसका यूज हम किसी व्यक्ति को लगाने में कर सकें जिसको उस ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम है। यहां पे आगे देख लीजिए, आर्टिफिशियल स्किन कैन बी रिप्लेस्ड वाया दिस टिश्यू कल्चर। इसका यूज हम ऐसे व्यक्तियों में करते हैं जो जल चुका है या जिसके किसी पर्टिकुलर पार्ट में काफी सारा अल्सर हो गया है और उसके कारण से वो स्किन का एरोजन हो गया है। यहाँ पे एक चीज और जो भी मैंने कहा कि रिसर्च इन गोइंग ऑन, ये जो रिसर्च प्रोसेस है
वो चल रहा है, ताकि हम आर्टिफिशियल ऑर्गन जैसे कि लीवर, किडनी, पैनक्रियास, इनका यूज हम कर सकें। और ये आगे जाकर के एम्ब्रियोटिक प्लस एडल्ट स्टेम सेल कल्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये जो स्टेम सेल कल्चर है वो आज के डेट में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, और आज के डेट में काफी सारे पेरेंट्स इस स्टेम कल्चर को स्टोर करवा कर रख रहे हैं, ताकि अगर किसी न किसी कारण से अगर डिजीज कंडीशन आती है तो इसको स्टोर कर सकें। यहां भी हम सेल कल्चर के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिकली काउंसलिंग कहने का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल्स की स्पेसिफिक स्टडी जीन लेवल पे करना चाहते हैं तो हम उसके जीन के सीक्वेंस की स्टडी करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस उस जगह एप्लीकेबल होता है जब कोई प्रेगनेंसी केस में वुमन ये चेक करना चाहती है कि उसके वूम में डेवलप हो रहे बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो वहां पे उसकी जीन की स्टडी की जाती है, उसकी काउंसलिंग स्टडी की जाती है, ताकि पता लगाया जा सके कि उसको जेनेटिक से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको विलफुली अबॉर्ट किया जा सकता है या तो फिर कैरी ऑन कर सकते हैं। इस पे देखिए, जो फीटल सेल है और इसके साथ साथ जो फीटल सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको हम कल्चर करते हैं, और ये जो कल्चर है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रेग्नेंट वुमन के वूम से, और इसको हम लोग पहले बचपन में पढ़ा था ना, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेटिक फ्लूइड को लेकर के एमनियोसेंटोसिस का प्रोसेस किया जाता है। तो यहां पे भी उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और इसका यूज एबनॉर्मलिटीज ऑफ जीन के साथ क्रोमोसोम और इनको पता लगाने के लिए करते हैं, और इसको बोलते हैं कैरोटाइपिंग। और इसकी वजह से हम अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है वूम में डेवलप हो रहे फीटस के अंदर, तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकें और उसको इजीली और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो कई चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, और इसके अंदर ये चीजें भी रखती है कि फ्यूचर में कभी हो सकने वाले जेनेटिक के अचानक चेंजेस को भी हम इसी टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको क्योर करने के मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी लगभग एक जैसा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का क्या मतलब है? बेसिकली इंजीनियरिंग करने का मतलब होता है चीजों को जोड़ करके नया डेवलप करना, कंस्ट्रक्शन करना, दैट बेसिकली। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी और जीन में ट्रांसफर करके अपने अकॉर्डिंगली उसको बनाना, उसके स्ट्रक्चरल यूनिट में किसी तरह का हेर फेर बदलाव करना अपनी इच्छा के अनुसार। ये कहलाता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी, जो सेकंड पॉइंट देखोगे, आज के डेट में बहुत ज्यादा इनके ऊपर काम चल रहा है, और हो सकता है नियर भविष्य में इसके ऊपर कई सारे अच्छे प्रोडक्ट भी आ जाएं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहता है? कैन बी यूज्ड टू introduce new genetic material like DNA and RNA into the cell। हम जब बात करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, तो उसमें ये होता है, कलम का एग्जांपल ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप जब गुलाब की कलम के बारे में बात करते हो तो एक पीला गुलाब है और एक लाल गुलाब है। आपको चाहिए लाल गुलाब में ही पीला गुलाब, तो आप लाल गुलाब को कट करते हो, पीला गुलाब को कट करते हो, दोनों को आपस में जोड़ देते हो। सो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? पीला गुलाब। तो आपने उसको अपने जीन में लाल वाले गुलाब में ऐड कर दिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यही है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर जीन है तो इसके हिस्से को काट करके आप दूसरे वाले में ऐड कर दोगे, तो ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। और इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी जब कभी हम पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से मैं आपको समझा दिया करूंगा। सो ये हो गया हमारा इनटू द सेल करने के बाद इसका जो यूज होता है, यूज टू प्रोड्यूस कमर्शियल अवेलेबल प्रोटीन। और इस टेक्निक का यूज हम डिफरेंट कमर्शियल लेवल पे प्रोटीन को बनाने के लिए करते हैं। जैसे आपने ऊपर भी देखा, आपका इंसुलिन, आपका ग्रोथ हार्मोन और आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, इनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसके बाद देखिए अगला लास्ट पॉइंट हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी भी एक प्रकार से नया कॉन्सेप्ट है थेरेपी का। अभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ थेरेपी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम जेनेटिक लेवल पे हो गई, पहले अगर पता चल गया तो आप तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो काउंसलिंग के रूप में, लेकिन अगर हो गया, प्रॉब्लम दिख गई, अब कैसे करेंगे? तो ये कोशिश है कि आगे जाकर के जीन थेरेपी को पॉसिबल किया जाए कि भैया जिस पर्टिकुलर जीन की वजह से आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, उस जीन को अलग करके उसकी जगह कोई अच्छा जीन डाल सकें, रिप्लेस कर सकें। यही तो कॉन्सेप्ट है। ये भी कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा, ये आगे की बात है। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू और जीन थेरेपी के थ्रू हम ऐसे सारे प्रॉब्लम को भी ठीक करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो कि अब तक नामुमकिन के जैसे लग रहे थे। फ्यूचर में शायद ये मुमकिन हो जाए। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग हमने बात किया। एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर इन फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एज वेल एज इन रिसर्च फील्ड। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, वह है जनरल प्रोसेस फॉर सेल कल्चर। इसका एक छोटा सा वीडियो है, वो भी देख लीजिए और उसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने फाइनली आपके बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का
पूरा पार्ट अपलोड कर दिया है। आने वाले समय में आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियोस एक दो मिल सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल जाएगा और बुक गिव अवे तो अपन देखेंगे आगे जाकर के। तो ये चीजें आपके लिए रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपका सफर हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी के रेस्पेक्ट में अच्छा रहा होगा। इससे पहले के जितने यूनिट है उनके नोट्स, पीडीएफ, ऑनलाइन एमसीक्यू सब कुछ देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी का प्ले स्टोर से या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और आज के इस वीडियो के दोनों व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट आपको अगर चाहिए तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप आराम से ले सकते हैं। और इससे पहले के सारे स्क्रीनशॉट्स आपको इकट्ठे मिल जाएंगे वापस से आपके अपने ऐप पे, जिसका नाम है सॉल्यूशन फार्मेसी। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, मिलते हैं किसी अगले सब्जेक्ट के साथ। टेक केयर। सबसे पहले शुरू करते हैं समझना कि व्हाट इज प्राइमरी कल्चर। प्राइमरी कल्चर कहने का मतलब है एक ऐसा कल्चर जिस पे हमने जिस सेल ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया है वो डायरेक्टली आपके होस्ट से निकाला गया हो। मान लेते हैं कि ये हमारा जो अभी आपका होस्ट है ये कोई प्लांट है, सपोज दिस इज प्लांट, और हमने इसी के पर्टिकुलर पार्ट को हमने निकाला हुआ है प्राइमरीली। तो ये जो प्लांट है हमारा वो मेन हो गया हमारा होस्ट, इसी से हम सेल निकालेंगे। और इसके इस पर्टिकुलर पार्ट को, लीफ को हमने सेलेक्ट किया है और लीफ को हमने बाहर निकाला और इसको फिर अलग अलग मेथड से हमने कल्चर किया कल्चर मीडिया में। तो यहाँ पे जब पहली बार किसी पर्टिकुलर पार्ट को निकाल करके कल्चर किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट, ये कहलाता है हमारा प्राइमरी सेल कल्चर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा प्राइमरी का मतलब। अब इसको परफॉर्म करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स और स्टेप्स हैं, वो हम देखने वाले हैं। पहला है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ ऑर्गन। आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको प्लांट चाहिए या फिर एनिमल चाहिए। अगर आप एनिमल लेना चाहते हैं तो ये एनिमल हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे प्लांट का सिलेक्शन है। अब उस पर्टिकुलर पार्ट को जिसे आपने सेलेक्ट किया है इसे हमको आइसोलेट करना है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने लीफ को अलग किया था, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या कहता है, डाइसेक्शन एंड रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक सेल एंड फैट सेल। हमको इसको कट करना है, डाइसेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ एनिमल सेल, और उसके अंदर कोई नेक्रोटिक सेल होगा या फैट सेल होगा, इसको हमको रिमूव करना है। इसके अलावा हमारे पास दो और टेक्निक्स होती हैं। पहला टेक्निकल मेथड कहता है मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन। मैकेनिकल मतलब यहाँ पे हम मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, और डिसएग्रीगेशन मतलब होता है उनको छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग तोड़ देना, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ एग्रीगेशन का उल्टा डिसएग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब पास पास आना और डिसएग्रीगेशन मतलब उनको छोटे छोटे पार्टों में अलग अलग डिवाइड कर देना। यहाँ पे हम इस मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन को अचीव करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, जिनमें से पहला है आपका चॉपिंग और स्लाइसिंग ऑफ द टिश्यू। मान लेते हैं कोई बड़ा टिश्यू हमारे पास ये है, तो इस बड़े टिश्यू को पहले तो छोटे छोटे टिश्यू में काट देंगे, चॉपिंग कर देंगे, और उसको फिर हल्का हल्का स्लाइसिंग कर देंगे, ऊपर का परत को छील देंगे। तो ये कहलाता है हमारा चॉपिंग एंड स्लाइसिंग। शीविंग भी है, इसको हम लोग फिल्टर करेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंगली। सेविंग के साथ साथ सारिंजिंग है, मतलब सीरीज की मदद से यूज़ करेंगे, पिपेट की मदद यूज़ करेंगे। तो ये अलग अलग मैकेनिकल मेथड है जिसमें हम बेसिकली उनको डिसएग्रीगेशन के रूप में अलग अलग कर देते हैं। दूसरा तरीका आता है आपका एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन। ये तरीके हैं डिसएग्रीगेशन करने के लिए। पहला तरीका आपका मैकेनिकल है, दूसरा तरीका आपका एंजाइमेटिक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम एंजाइम को यूज़ करेंगे जो कि उसको लाइसिस करने का काम करेगा, और उसके अंदर से जो टिश्यूज़ होंगे हमारे इंटरेस्ट के वो अलग अलग हो जाएंगे। इसी को कहते हैं हम एंजाइम डिसएग्रीगेशन। इसके अंतर्गत दो तरीके हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। पहला तरीका है इसी एंजाइम डिसएग्रीगेशन के अंतर्गत, वह है यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रिप्सिन, और दूसरा है अदर एंजाइम। ट्रिप्सिन के अलावा जो दूसरे एंजाइम हैं, जैसे एग्जांपल की बात करो तो बैक्टीरियल प्रोटीएज। बैक्टीरिया के प्रोटीएज मतलब होता है ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करेगा। सो ट्रिप्सिन के अंदर भी दो और सब टाइप हैं। पहला है आपका वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन और दूसरा है आपका कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ वार्म और कोल्ड ट्रिप्सिन हम इसको यूज़ करते हैं एंजाइम डिसएग्रीगेशन करने के लिए। साथ साथ इसमें पैरेलली देखोगे आप कोलेजेंस का भी यूज़ करते हैं, और इनके फलस्वरूप जो भी हमारे पास सेल करके आएगा रीसस्पेंड करते हैं और उसको सीड करते हैं। कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन के बाद भी उसको हम रिसस्पेंड और सीड करेंगे, और अदर मेथड जो हमारे बैक्टीरियल प्रोटीएज के इसके थ्रू भी आने वाले को हम रिसस्पेंड एंड सीड करेंगे। रिसस्पेंड एंड सीड करने का मतलब है वापस से उसको सस्पेंडिंग में डाल करके मिक्स करेंगे और वापस से इसको ग्रो कराएंगे। ये हमारा रिसस्पेंड एंड सीड कहलाता है। इसके बाद जो हमारे पास बच करके आएगा वह है हमारा प्राइमरी कल्चर। यही तो हमारा इंटरेस्ट था जो पहले आपने देखा था यहाँ वाले पे, ये हमारा प्राइमरी कल्चर होकर के आएगा। इस प्राइमरी कल्चर से फर्दर हम जब अगर कोई और कल्चर करना चाहेंगे, मतलब प्राइमरी कल्चर अगर हमारा हो गया है, इससे भी हम और कल्चर करेंगे, सब कल्चर करेंगे, तो फिर ये हमारा सेकेंडरी कल्चर कहलाएगा। और उसके बाद और ऑप्शन आएंगे तो हमारे वो सेल लाइन कहलाएगी। और एक और तरीका है वह है आपका प्राइमरी एक्सप्लांट तरीका, जिसमें हम सीधा सीधा पहले वाले प्लांट, एक्सप्लांट मतलब मेन पेरेंट प्लांट को हम इंक्लूड कर सकते हैं।
हैं। तो ये थे कुछ बेसिक टेक्निक्स जिसको हम लोग यूज़ करते हैं आपके प्राइमरी कल्चर को अचीव करने के लिए। बाकी सब कल्चर प्राइमरी कल्चर से ही बनाया जाता है। छोटा सा था, यूज़फुल है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपके एग्जाम में लिखने के लिए।